दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। बर्फ की रानी। दोस्तों आज इस कहानी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे का क्या राज है। एक जादूगर था, वो बहुत दुष्ट था, बिल्कुल समझो राक्षसी प्रवृत्ति का था। दूसरों को तंग करने में उसे बड़ा मजा आता था। उसने एक ऐसा जादुई आईना तैयार किया जिसमें हर अच्छी और सुंदर चीज भद्दी और बदसूरत दिखने लगती थी। आमतौर से तो उसमें अच्छी चीजें दिखाई ही नहीं देती थी। खराब और बदसूरत चीजें उसमें खूब अच्छी मालूम पड़ती थी। इस जादुई आईने में अगर कोई सुंदर आदमी देख लेता तो उसकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ जाती थी। कभी सिर गायब, कभी पेट गायब, हाथ पैर इस तरह से मुड़े और टूटे हुए लगते थे कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था। जादूगर ये देखकर दुष्टता पूर्वक हंसता था और मन ही मन बहुत खुश होता था। जादूगर ने अपने बहुत से चेले पाल रखे थे। वह भी एक से बढ़कर एक दुष्ट थे। वह उस जादुई आईने को लेकर घूमते थे और लोगों को उनकी बदली हुई शक्लें दिखाकर चिढ़ाया करते थे। एक बार उसके शिष्यों को एक नई चाल सूझी। उन्होंने सोचा कि देवतागण और स्वर्ग की अप्सराएं वगैरह अपने को बहुत सुंदर मानती हैं। चलो उन्हें भी उनकी शक्ल इस आईने में दिखाया जाए। ये सोचकर वे जादू के बल से आईना उठाकर आसमान में उड़ने लगे। वे उड़ते चले गए, यहाँ तक कि इतनी ऊंचाई पर जा पहुंचे कि उनके हाथ से वो जादुई आईना छूट गया और जमीन पर जा गिरा। गिरते ही उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए कि वे हवा में उड़ने लगे। संसार के लिए और बुरी बात साबित हुई। उस शैतान आईने के जर्रे कुछ लोगों की आंखों में पड़े और वे हर अच्छी चीजों को बुरी समझने लगे। उस शैतान आईने के टुकड़े कुछ लोगों के दिल में भी जा बैठे और यह और भी बुरा हुआ। लोगों के दिलों से दया, ममता, प्रेम, स्नेह सब कुछ उड़ गया और वे पत्थर दिल हो गए, बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे और कड़े। उस शीशे के कुछ बड़े टुकड़े इकट्ठा करके लोगों ने इनके चश्मे बनवा लिए और उन्हें अपनी आंखों पर लगाकर वे अपने पड़ोसियों और मिलने जुलने वालों सबको बुरा समझने लगे। जादूगर ये देखकर खूब प्रसन्न हुआ और खिलखिलाकर हंसता रहा। अब भी उस शैतान आईने के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। इनका असर क्या होता है, इसे हम आगे की कहानी में पढ़ेंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ा शहर था जहां बहुत से लोग रहते थे। वो इतना घना बसा हुआ था और लोगों के पास इतने छोटे छोटे मकान थे कि वे एक बगीचा तक नहीं लगा सकते थे। ऐसे ही घनी बस्ती में दो छोटे बच्चे रहते थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई बहन थे, लेकिन दोनों में भाई बहन जैसा ही प्यार था। उनके घर इतने आसपास थे कि वे अपने घर की खिड़की पार करके दूसरे की खिड़की में जा सकते थे। खिड़की के पास लकड़ी के बड़े बड़े डिब्बे में उनके घर के लोगों ने कुछ पौधे लगाए रखे थे, जिनमें गुलाब भी थे। जाड़े के दिनों में दोनों का मिलना जुलना बंद हो गया था, क्योंकि इतनी बर्फ गिरती थी कि खिड़कियों के शीशे पर बर्फ की मोटी सतह जम जाती थी। वह एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। ऐसे मौके पर वह किसी सिक्के को अंगीठी पर खूब गर्म करते थे और फिर उसे खिड़की के शीशे पर चिपका देते थे। इससे इतनी गर्मी पाकर उतनी जगह की बर्फ गल जाती थी और एक छोटा सा छेद बन जाता था। उसी छेद से दोनों एक दूसरे को देखते थे। लड़के का नाम था किटी और लड़की का नाम था गेरडा। कभी कभी लड़के की दादी दोनों को कहानियां, खासकर बर्फ की रानी की कहानियां सुनाती थी। एक दिन शाम को बाहर बर्फ गिर रही थी। लड़का अपने कमरे में ही था। उसने एक छेद से झांक कर बाहर देखा। बाहर पौधों के डिब्बे में बर्फ गिर रही थी। अचानक बर्फ के एक गोले पर उसकी नजर जम गई। उसने देखा कि बर्फ का वह गोला बढ़ते बढ़ते रुई के एक ढेर की तरह हो गया। यही नहीं, थोड़ी देर में लगा कि वहां सफेद वस्त्र पहने एक रानी बैठी है।
जिसने तारों का मुकुट पहन रखा है। लड़का उसे देखते ही रह गया। क्या यही बर्फ की रानी है? अचानक रानी ने उसको अपनी ओर आने का इशारा किया। लड़का डर गया और खिड़की से नीचे उतर गया। अचानक उसने देखा कि एक बड़ी सी सफेद चिड़िया उसकी खिड़की के पास से उड़ गई और बर्फ की रानी गायब हो गई। इसके कई दिन बाद की बात है। लड़का गेड़ा के पास बैठा था। दोनों एक किताब के पन्ने उलट रहे थे जिसमें चिड़ियों और जंगली जानवरों के चित्र थे। तभी जैसे ही गिरजे की घंटी 12 बजाए, लड़के ने कहने लगा, लगता है मेरी आंख में कुछ गिर गया है और मेरे सीने में दर्द हो रहा है। गेडा ने उसकी आंखें देखी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। असल में उसकी आंखों में उसी शैतान आईने का कोई बारीक टुकड़ा आ गिरा था। थोड़ी ही देर में वह गेडा से झगड़ने लगा और बोला, तुम इस तरह रोती क्यों हो और तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा मालूम पड़ता है। छी। असल में गेडा हंस रही थी, लेकिन लड़के को उल्टा ही दिखाई दे रहा था। और फिर वह बोला, ये गुलाब के पौधे कितने भद्दे हैं और ये डिब्बी भी सड़ गया है। उसने डिब्बे को ठोकर मार दी और फूल नोच डाले। लड़की चिल्लाई, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? लेकिन वह नहीं माना और उसे धक्के देकर भाग गया। उस शैतान आईने के टुकड़े से अब वह बहुत बुरी शरारत और झगड़ालू हो गया था। वह दादी को मुंह चिढ़ाता, किताबें फाड़ता और पड़ोसियों को तंग करता था। वह गेडा को भी बहुत परेशान करता था और रुलाया करता था, क्योंकि उसके दिल में भी शैतानी आईने के टुकड़े चले गए थे। जाड़े के दिनों में एक दिन वह गर्म कपड़े पहनकर और हाथों में दस्ताना पहनकर मोहल्ले के शरारती लड़कों के साथ खेलने निकल गया। वे लोग बर्फ पर फिसलने का खेल खेल रहे थे। उधर से जब लोगों की गाड़ियां गुजरती थी तो लड़के अपने फिसलने वाली स्केलेजों को उनके पीछे बांध देता था और दूर तक फिसलते चले जाता था। किटी ने भी एक गाड़ी के पीछे अपनी स्लेज बांध दी और फिर फिसलना शुरू कर दिया। उस गाड़ी में एक आदमी सफेद लबादा ओढ़े और मोटी सफेद टोपी लगाए बैठा था। वह आदमी बार बार मुड़कर किटी को अपने पीछे आने का इशारा करता था और किटी उसके पीछे पीछे फिसलता जा रहा था। गाड़ी सड़क की सड़कों को पार करती हुई थोड़ी देर में शहर के बाहर आ गई। किटी कुछ घबराया। उसने अपने स्क्लेज को गाड़ी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई। किटी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली, और अगर निकलती भी तो वहां सुनता कौन। बर्फ तेजी से गिर रही थी। इतने में किटी ने देखा कि गाड़ीवान की टोपी और लबादा गायब हो गया और गाड़ीवान की जगह सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर देवी आ बैठी। किटी ने फौरन पहचान लिया, यह बर्फ की रानी है। बर्फ की रानी ने किटी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसे अपनी सफेद चादर से ढककर बोली, तुम्हें बहुत जाड़ा लग रहा है ना? लेकिन उसकी चादर में तो और भी ठंडक थी। बर्फ की रानी ने जब प्यार से उसका माथा चूमा तो उसे लगा जैसे उसका माथा बर्फ से छू गया हो और वह आसमान में उड़ने लगी। किटी ने सुना बादल रानी के स्वागत में कोई गीत गा रहे थे। अब वे लोग बादलों के भी ऊपर उड़े जा रहे थे। बर्फ की रानी उसे बादलों में लेकर कहीं गुम हो रही थी। उधर गेड़ा उसकी याद में बड़ी दुखी थी। लड़कों से उसे मालूम हुआ कि किसी गाड़ी के साथ किटी स्लेज में घसीटता हुआ मालूम नहीं कहाँ चला गया। लड़कों की आंखों में आंसू आ गए और गेड़ा तो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद जाड़ा खत्म हो गया। बसंत ऋतु आई। जब बसंत ऋतु की सुहावनी धूप गेड़ा की खिड़कियों में आई तो उसने अपने साथी की बड़ी याद आई। एक दिन वह अपने लाल जूते पहनकर नदी किनारे जा पहुंची और नदी से पूछने लगी, क्या तुम मेरे भाई को बहा लेकर गई हो? मैं तुम्हें अपने ये नए नए जूते दे दूंगी, तुम मेरा भाई ला दो।
इसके जवाब में नदी की लहरें अजीब तरह से हिलने लगी। गेड़ा ने अपने जूते पानी में फेंक दिए, लेकिन लहरें जूते को बहाकर फिर से नदी किनारे छोड़ गई। गेड़ा को लगा कि शायद उसने जूते ज्यादा दूर नहीं फेंके, इसीलिए ये वापस लौट आया। उसने देखा कि पास ही सरपत की झाड़ी के पास एक नाव खड़ी थी। वह नाव पर चढ़ गई और वहां से उसने जोर लगाकर जूते पानी में फेंक दिए। लेकिन ऐसा करते समय नाव को एक झटका लगा और उसकी रस्सी खुल गई और नाव नदी में बहने लगी। गेड़ा बड़ी घबराई, लेकिन नाव को रोकने का कोई चारा ही नहीं था। वो बड़ी तेजी से बहती जा रही थी। गेड़ा डरकर चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। नाव बहती रही। गेड़ा ने सोचा कि शायद यह नाव उसे किटी के पास ले जाएगी। नाव बहती बहती ऐसी जगह पर पहुंची जहां नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, जिसकी एक खिड़की नीली थी और दूसरी लाल। झोपड़ी के दरवाजे पर लकड़ी के 2 सिपाही खड़े थे। जैसे ही गेड़ा की नाव झोपड़ी के पास पहुंची, सिपाहियों ने उसे सलाम किया। गेड़ा ने सोचा शायद ये जिंदा हैं और मदद के लिए उन्हें पुकारने लगी, लेकिन सिपाही चुपचाप खड़े थे। उसकी आवाज सुनकर झोपड़ी में से एक बुढ़िया निकली। वह एक लाठी के सहारे चल रही थी। उसने अपनी लाठी से नाव के किनारे की ओर खींचते हुए कहा, हाय बेचारी लड़की, तुम कितनी दूर पानी में बह आई। फिर उसने गेड़ा को उठाकर किनारे उतारा। गेड़ा किनारे पर पहुंच गई तो बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही इस विचित्र बुढ़िया को देखकर उसे डर लग रहा था। बुढ़िया के पूछने पर गेड़ा ने सारा किस्सा कहकर सुनाया और फिर पूछा, क्या तुम मेरे भाई किटी को देखती हो? क्या तुम मेरे भाई किटी को देखा है? बुढ़िया बोली, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन अगर वह नदी में बह रहा है तो यहाँ जरूर आ पहुंचेगा। तुम घबराओ मत। तब तक तुम यहीं रहो और आराम से यहाँ के फूल सूंघो। यहाँ आसपास बड़ा अच्छा बगीचा है, जिसमें ऐसे फूल लगते हैं जैसे तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। फिर बुढ़िया उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी झोपड़ी में ले गई। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। असल में यह बुढ़िया एक जादूगरनी थी, लेकिन यह दुष्ट नहीं थी। गेड़ा के बाल संवारते संवारते उस पर जादू कर रही थी। वह उसे अपने पास ही रखना चाहती थी। धीरे धीरे गेड़ा किटी को भूलने लगी थी। फिर बुढ़िया जो है किटी को अपने बगीचे में ले गई। उस बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। वह दिन भर उनके बीच खेलती रहती। शाम को जब वह थक हार गई, तब उसके सोने के लिए एक छोटा सा और खूब मुलायम बिस्तर लगाया गया। गेड़ा जैसे ही उस बिस्तर पर लेटी, उसे गहरी नींद आ गई और वो मीठे मीठे सपने देखने लगी। इस तरह धीरे धीरे उसके दिन बीतने लगे। वह उस बाग के हर फूल को जानती थी, लेकिन उसे लगता था कि कोई एक फूल इसमें से गायब है। वह कौन सा फूल है, यह उसे याद नहीं आता था। एक दिन उस बुढ़िया के हेड पर उसकी नजर पड़ी और उसे फौरन याद आ गया कि इस बाग में गुलाब के फूल नहीं हैं, इसीलिए यह इतना सूना सूना सा लगता है। असल में बात यह थी कि उस बुढ़िया ने जादू के जोर से बाग के सारे गुलाब के पौधे को गायब कर दिया था। उसे डर था कि अगर गेड़ा गुलाब देखेगी तो उसे किटी की याद आ जाएगी, लेकिन वह अपने हेड पर बने हुए गुलाब के चित्र को मिटाना भूल गई थी। ये क्या, इस बाग में एक भी गुलाब का फूल नहीं है? गेड़ा बोली। उसे अपने गुलाब इतने याद आए कि वह बगीचे में बैठकर रोने लगी। उसके आंसू टपक रहे थे। वहां पहले गुलाब का एक सुंदर सा पौधा लगाया गया था, जिसे बुढ़िया ने अपने जादू के जोर से गायब कर दिया था। गेड़ा के गरम गरम आंसू जब उस जगह टपके तो वहां फिर से गुलाब का पौधा निकल आया। उस पर बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। गेड़ा ने गुलाब के फूल को चूम लिया। उसे पिछली सारी बातें याद आ गई थी। उसने गुलाब के फूल से पूछा, क्यों
क्या किटी मर गया? गुलाब के फूल बोले, नहीं, अभी वो मरा नहीं है। हम तो अब तक जमीन में ही थे। जहाँ मरे हुए लोग रहते हैं वहाँ हमें किटी नहीं मिला। लेकिन जब गेरडा ने उससे किटी का पता पूछा तो उनमें से कोई उसका पता नहीं बता सका। गेड़ा उस बाग में बेचैन होकर इधर उधर भटकने लगी। इतने में एक कौवा कांव कांव करते हुए आया और गेड़ा के सामने आ बैठा। गेड़ा ने उससे किटी के बारे में पूछा तो वो बड़ी देर तक चुप रहा और गर्दन हिलाता रहा। फिर अचानक बोला, ओ हाँ, याद आया, शायद वह किटी ही था, लेकिन अब वह राजकुमारी के पास रहता है। वह जरूर तुम्हें भूल गया होगा। इस देश में एक राजकुमारी रहती है। वह बड़ी चालाक है। वह दुनिया भर के अखबार पढ़ती है और सारी खबरें उसे मालूम रहती है। एक दिन उसने सोचा कि अब मुझसे शादी करनी चाहिए। वह अपने लिए एक ऐसा लड़का खोज रही थी जो बहुत बुद्धिमान हो और अच्छी तरह बात करना आता हो उसे। ठीक है, लेकिन मेरा किटी तुम्हें वहां दिखाई दिया क्या? कौवा बोला, ठहरो, बता रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ एक दिन एक लड़का आया। वह देखने में बहुत सुंदर था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वह सीधा अंदर घुस गया। हालांकि वह फटे और गंदे कपड़े पहने था, लेकिन उसे कोई रोक नहीं सका और सीधा राजकुमारी के पास जा पहुंचा। उसने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हारा मन जीतने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारी बुद्धिमानी की बातें सुनने आया हूँ। हाँ हाँ, वो मेरा किटी ही होगा। वो बड़ा बहादुर है। क्या तुम मुझे राजकुमारी के महल में ले जा सकते हो? कौवा बोला, यह इतना आसान काम नहीं है। पहले मैं अपनी कौवी से इसके बारे में बात कर लूं, क्योंकि तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची को महल में ले जाने की इजाजत पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं जरा अपनी कौवी से बात करके आता हूँ। यह कहकर कौवा उड़ गया। थोड़ी देर बाद फिर कौवा काँव काँव करता हुआ वापस लौट आया और बोला, मेरी कौवी ने तुमको सलाम भेजा है, और लो, यह रोटी का टुकड़ा भी दिया है, इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। तुम रो मत, मेरी कौवी तुम्हें पिछवाड़े के दरवाजे से महल में पहुंचा देगी। आओ चलो मेरे साथ। रोटी खाकर गेड़ा कौवे के साथ चल पड़ी। वह जल्दी जल्दी चल रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह बुढ़िया पीछे से आती ना हो। थोड़ी देर में वह कौवा उसे एक बहुत बड़ी बगीचे में ले गया। वह राजकुमारी के महल का बगीचा था। रास्ते में कौवी भी साथ बोली थी। वह रास्ता बताते हुए उसे महल में ले गई। गेड़ा मन में घबरा रही थी। एक जीना पार करके वे लोग ऊपर पहुंचे। वहां एक दिया जल रहा था। कौवी के कहने पर गेड़ा ने दिया उठा लिया और आगे आगे चलने लगी। थोड़ी देर में वह सोने वाले कमरे में पहुंचे। वह कमरा बहुत सुंदर था। देखने में उसकी छत और बीच में लगा हुआ खंभा ताड़ के पेड़ की तरह लग रहे थे, जिसमें तरह तरह के हीरे मोती जड़े हुए थे। कमरे में लिली के फूल की शक्ल के दो पलंग थे। एक राजकुमारी के लिए था और दूसरा राजकुमार के लिए था। गेड़ा पलंग पर किटी को ढूंढने लगी। उस पर एक लड़का सो रहा था। उसने उसे आवाज दी और दिए से उसके चेहरे पर प्रकाश दिया। राजकुमार की नींद खुल गई थी। गेड़ा को यह देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि वो किटी नहीं था। तब तक राजकुमार की नींद भी खुल गई। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? गेड़ा ने रोते रोते अपना सारा किस्सा सुनाया। उसने यह भी बताया कि किस तरह इस महल के पालतू कौवे और कौवी ने उसकी मदद की। राजकुमार और राजकुमारी को उसकी कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन कौवे के इस जोड़े पर वे बहुत प्रसन्न थे। राजकुमार ने अपने पालतू कौवों की बड़ी तारीफ की, क्योंकि उन्होंने एक गरीब लड़की की मदद की थी। राजकुमारी ने उससे पूछा, अच्छा बताओ, तुम लोग महल से आजाद होना चाहते हो
अपने इस काम के बदले में तुम्हें दरबारी कौवा बना दिया जाए। महल के रसोई में जो कुछ बच जाएगा वह तुम्हारा होगा। कौवे और कौवी ने सिर झुकाकर उन्हें सलाम किया और दरबारी कौवा बनना स्वीकार किया। राजकुमारी हुक्म से गेड़ा को खाना खिलाया और फिर आराम से सुला दिया। दूसरे दिन गेड़ा को खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले और उससे कहा गया कि तुम महल में ही कुछ दिन मेहमान बनकर रहो। लेकिन गेड़ा राजी नहीं हुई। उसने सिर्फ एक जोड़े जूते और एक छोटी घोड़ा गाड़ी मांग ली ताकि उसमें बैठकर वह किटी को खोजने जा सके। फौरन उसके लिए एक नई गाड़ी का इंतजाम किया गया। असली सोने की बनी हुई गाड़ी थी ये। उसमें एक कोचवान था और 4 नौकर भी थे। राजकुमारी ने खुद सहारा देकर गेड़ा को गाड़ी में बिठाया और सम्मान सहित विदा किया। गाड़ी एक घने और अंधेरे जंगल से होकर आगे बढ़ने लगी थी। अंधेरे में वो काफी चमक रही थी। उस जंगल में कुछ डाकू रहते थे। जब उनकी नजर गाड़ी पर पड़ी तो वे अपने को रोक नहीं सके। उन्होंने पास में तय किया कि इसे लूटना चाहिए। गाड़ी सोने की मालूम होती है। डाकुओं ने आगे बढ़कर अचानक गेड़ा की गाड़ी को घेर लिया। उन्होंने कोचवान और नौकर को मार डाला और गेड़ा को गाड़ी से बाहर खींच लिया। तब तक एक बूढ़ी लुटेरिन भी वहां पहुंची। उसका आदमी लुटेरों का सरदार था। गेड़ा को देखकर वह बोली, वाह, कैसी मोटी ताजी लड़की है। इसे मुझे पकड़ा दो, यह खाने में बड़ी जायकेदार लगेगी। वह बुढ़िया बड़ी डरावनी थी। देखते देखते उसने एक चमत्कारी छुरी निकाली। वह उसे मारने ही जा रही थी कि इतने में उसकी लड़की आ पहुंची और उससे लिपट गई। वह अपनी माँ से कहने लगी, माँ, इसे मुझे दे दो, मैं इसके साथ खेलूंगी, ये मेरे साथ रहेगी। यह कहकर उस लड़की ने बात बात में अपनी माँ के कान काट दिए। असल में वह अपनी माँ की बड़ी दुलारी बेटी थी और किसी को कुछ नहीं समझती थी। लुटेरे की लड़की गेड़ा के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी को हाँकते हुए और भी घने जंगल में ले गई। वह गेड़ा के बराबर ऊंची थी लेकिन उससे ज्यादा तगड़ी थी। उसने प्यार से गेड़ा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरो मत, जब तक मैं तुम्हें चाहती हूँ मेरी माँ तुम्हें नहीं मारेगी। क्या तुम राजकुमारी हो? गेड़ा बोली, नहीं। और फिर उसने अपना सारा किस्सा उसे भी बताया। वह लड़की उसकी बातें सुनती रही और गेड़ा के आंसू पोंछते रही। लुटेरों के महल में जाकर गाड़ी रुक गई। महल के लगभग सभी कमरों की छतें धुएं से काली हो रखी थी। एक कमरे की एक बड़ी भारी देगची में कोई चीज पक रही थी। आग पर खरगोश और हिरन भुने जा रहे थे। दोनों ने डटकर भरपेट खाना खाया। फिर दोनों एक कमरे में आराम से लेट गए। उस कमरे में छत में लगे हुए बांसों पर बहुत से कबूतर ऊंग ऊंग कर रहे थे। उस लड़की ने बताया कि ये सब उसके पालतू कबूतर हैं। उसने एक बड़ा भारी हिरन भी पाल रखा था जो हमेशा एक बड़ी जंजीर से बंधा रहता था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद वह लड़की सो गई, लेकिन गेड़ा को नींद नहीं आ रही थी। इतने में 2 जंगली कबूतर गुटुर गूं करते हुए वहां दिखाई पड़े। हमने तुम्हारे किटी को देखा है, वह बर्फ की रानी के साथ अपनी स्लेज बांधकर भागा चला जा रहा था। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? जरा मुझे भी बताओ कि बर्फ की रानी कहाँ रहती है। क्या तुम लोग कुछ जानते हो? गेड़ा ने कबूतर से पूछा। हमें ये तो पता नहीं कि वह कहाँ रहती है। हो सकता है बर्फ के देश में रहती हो।
या रेंडियर बर्फीले प्रदेश का हिरन है, तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ बताएगा। इतने में रेंडियर अपने पिंजरे से बोला, वहाँ चारों तरफ हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है। वहाँ सब आजादी से रहते हैं। बर्फ की रानी गर्मी के दिनों में बर्फ के मैदान में आ जाती है, लेकिन उसका किला उत्तरी ध्रुव पर है। सुबह उठकर गेडा ने उस लड़की को कबूतर और रेडियन की बातें बता दी और उससे मदद मांगी। लुटेरे की लड़की राजी हो गई। दोपहर में जब सब लोग खा पीकर सो गए, तब उस लड़की ने गेडा को रेंडियर से अपने साथ उत्तर के बर्फीले लेपलैंड पहुंचा आने को कहा। रेंडियर फौरन राजी हो गया। लुटेरे की लड़की ने गेडा को रेंडियर के पीठ पर बांध दिया और अपनी माँ के बड़े बड़े दस्ताने पहने हाथों में, ताकि बर्फीले देश में उसे ज्यादा ठंड न लगे। गेडा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने यह कभी नहीं सोचा था कि लुटेरों के बीच भी उसे अपना कोई मित्र मिल जाएगा। इस तरह से वो लोग रेंडियर के साथ उस प्रदेश में जाने लगे। उसे आंसू बहाते देखकर लुटेरे की लड़की बोली, तुम इस तरह रोती क्यों हो? तुम्हें तो और खुश होना चाहिए। लो, ये रोटी के कुछ टुकड़े हैं और कुछ भुना हुआ गोश्त है, अपने पास रख लो, रास्ते में भूख लगने पर खा लेना। फिर उसने रेंडियर के पीठ ठोककर कहा, देखो, इस लड़की को कहीं गिराना मत, बहुत संभाल कर ले जाना। रेंडियर गेडा को अपनी पीठ पर बिठाए हुए फौरन चौकड़ी भरकर भाग खड़ा हुआ। रास्ते में एक जगह रुककर दोनों ने खाना खाया। रेंडियर फिर से दौड़ने लगा। अंत में वे दोनों उत्तरी ध्रुव के पास के बर्फीले लैपलैंड में जा पहुंचे। रेंडियर एक छोटी सी झोपड़ी के पास रुका। यह झोपड़ी बर्फ का एक अजीब सा मकान था, जिसके अंदर एक स्त्री बैठी हुई थी और आग में मछली भून रही थी। अंदर जाकर रेंडियर ने पहले तो गेडा का किस्सा सुनाया और फिर अपनी राम कहानी सुनाई। गेडा को इतना जाड़ा लग रहा था कि वह एक कोने में दुबक कर बैठ गई। गेडा का किस्सा सुनकर वह स्त्री बोली, बेटी, अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। यहाँ से 100 मील दूर फिनलैंड नामक एक देश पड़ता है। आजकल बर्फ की रानी ने वहीं पर डेरा डाल रखा है। उसके खेमे में रोज रात को नीले रंग की बत्तियां जलती है। लो, एक मछली के सूखे हुए टुकड़े पर मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिखकर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कागज नहीं है। यह चिट्ठी तुम रास्ते में रहने वाली फिनलैंड की स्त्री को दे देना, वह तुम्हें आगे का रास्ता बता देगी। उसने गेडा को खाना खिलाया। गेडा ने कुछ तक आग तापी और फिर वह चिट्ठी लेकर रेंडियर की पीठ पर सवार हो गई। रेंडियर रात भर दौड़ता रहा और फिनलैंड जा पहुंचा। वह उस स्त्री की झोपड़ी जानता था, जिसके नाम गर्दा एक चिट्ठी लेकर जा। उसने वहां जाकर आवाज लगाई और फिर घुटनों के बल रेंगते हुए दोनों उसकी झोपड़ी में घुस गए। अंदर आग जल रही थी। गेडा आग तापने बैठ गई। उस स्त्री ने सूखी मछली पर लिखी हुई चिट्ठी 2-3 बार पढ़ी और फिर मछली को खाने के लिए संभाल कर रख लिया। फिर उसने रेंडियर से कहा, इस लड़की का भाई किटी अभी तक बर्फ की रानी के साथ ही रहता है। उसे यहाँ की चीजें इतनी अच्छी लगती है कि वह और सब कुछ भूल गया है। अब वह यहाँ से जाना नहीं चाहता। लेकिन असली बात तो यह है कि उस जादुई आने के टुकड़े उसकी आंख और उसके दिल में घुस गए हैं, जिससे वो हर खराब चीज को अच्छी समझने लगा और बर्फ की रानी के असर में रहता है। जब वे टुकड़े नहीं निकलते तब तक वह एक अच्छे लड़के की तरह नहीं सोच सकता और बर्फ की रानी उसे बराबर अपने असर में रखेगी। यह सुनकर रेडिएंट बोला, तो तुम इस नन्ही बच्ची पर दया करके इसे कोई चीज क्यों नहीं दे देती, जिसे यह मुसीबत में काम ला सके और बर्फ की रानी के असर से किटी को छुड़ा सके। वह स्त्री कहने लगी, नहीं, इस लड़की के पास खुद एक बहुत बड़ी शक्ति है।
इसी शक्ति के बल पर यह बर्फ की रानी के महल में पहुंच सकती है और किटी की आंखों और उसके दिल को जादुई आईने के असर से बचा सकती है। इसके पास जो शक्ति है वह है इसका पवित्र और प्रेम भरा हृदय। उसी के बल पर इसे जीत मिल सकती है। यहाँ से 2 मील पर बर्फ की रानी का बगीचा है। तुम वहीं एक झाड़ी के पास इसे छोड़कर फौरन लौट आना। ये कहकर उसने गेंडा को रेडियर की पीठ पर बिठा दिया और रेडियर तेजी से दौड़ने लगा। थोड़ी देर में वह बर्फ की रानी के बगीचे के पास आ पहुंचा। वहां उसे गेंडा को उतार दिया और उसे चूम लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गेंडा की आंखें भी भीग गई। इतने अच्छे रेंडियर से अलग होते हुए उसे बड़ा दुख हो रहा था। फिर रेंडियर वहां से फौरन लौट आया। अब गेंडा उस सुनसान बर्फीली जगह में अकेली रह गई। गेंडा नंगे पैर ही बर्फ पर दौड़ने लगी। उसने देखा कि बर्फ के कुछ टुकड़े उसका पीछा कर रहे थे। धीरे धीरे उनका आकार बदल गया। असल में वे बर्फ की रानी के सिपाही थे और देखने में ठीक उसी तरह के लगते थे। उसके बाद दोस्तों अब गेंडा को उन सिपाहियों ने ले जाकर किटी से मिलाया और उस बर्फ की रानी के चंगुल से आज़ाद करवाया और फिर किटी और गेंडा अपनी दुनिया में वापस लौट आए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।